सो अब हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 2 ऑफ सेशन। हमने रिटर्न्स परसेंटेज जो होता है मार्केट प्लेस का वो समझ लिया था कि क्या फॉर्मूला होता है रिटर्न्स का मार्केट प्लेसेस पे, क्योंकि बहुत सारे सेलर्स जो है मार्केट प्लेस पे रिटर्न्स की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहते थे। तो आई होप अभी तक सारा क्लियर होगा एंड बहुत कुछ आपने सीखा होगा। सो विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द सेकंड पार्ट ऑफ दिस सेशन। ओके, नेक्स्ट, डोंट ओवर क्लेम। क्लेम का आपको मतलब पता है कि जब भी कोई प्रोडक्ट आपका रिटर्न आता है और रिटर्न आने के बाद होता क्या है कि वो डैमेज निकलता है या फिर वो मिसिंग निकलता है उसमें से कुछ, या फिर उसका कोई पार्ट मिसिंग होता है, यूज्ड मिलता है, तो आप क्लेम करते हैं। बट बहुत सारे सेलर्स को मैं देखता हूँ ओवर क्लेम बहुत ज्यादा करते हैं। मतलब अगर उनके 5 रिटर्न आए तो 5 क्लेम कर देंगे, या फिर उनके 10 रिटर्न आए 10 के 10 क्लेम करेंगे कि चलो यार जो मिल जाएगा मिल जाएगा, जो डिसअप्रूव हो जाएगा डिसअप्रूव हो जाएगा। बट मैं आपको बता दूं ये आपके अकाउंट पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। एक बहुत ही सीक्रेट चीज मैं आपको बताता हूं इसमें, ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस में एक्चुअल में होता क्या है। जैसे आपने देखा होगा जब भी आप मीशो पे क्लेम रेस करते हैं तो वहां पे फोटोज एंड वीडियोस दोनों चीजें मांगी जाती है कि ऑन द स्पॉट फोटोज एंड वीडियोस आप दो। वहीं फ्लिपकार्ट अमेजोन पे कई बार तो ये होता है कि सिर्फ फोटो ही अप्रूव होती है, वीडियो वहां पे मांगते भी नहीं है। अब आप खुद सोचो, क्या मार्केट प्लेस इतना बेवकूफ है कि वो आपने उनको कोई भी फोटो भेजी और वो अप्रूव कर देगा? बट फिर भी उसके बावजूद अप्रूव तो होते हैं ना। एक टीएनएस टीम होती है हर मार्केट प्लेस की, ट्रस्ट एंड सेफ्टी टीम, वही ये क्लेम्स वगैरह सारा देखती है, राइट। सो इसके पीछे एक कैलकुलेशन होती है मार्केट प्लेस की कि क्लेम वो कब देते हैं और कैसे देते हैं, वो मैं आपको बताता हूं। अभी तक क्या होता था, मीशो पे पूरा क्लेम मिलता था, पूरा अमाउंट मिलता था, बट अब कैटेगरी वाइज क्लेम्स उन्होंने अलग अलग कर दिए हैं। सो क्लेम्स का क्या होता है कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस इतने टाइम से वहां पे सेलर सेल कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, रिटर्न्स आ रहे हैं, सेलिंग हो रही है, तो उन्होंने अपना एक डेटा बना के रखा है कि इस कैटेगरी में इतने क्लेम्स आते हैं, इतने रिटर्न्स आते हैं, और उसमें से इतने रॉन्ग रिटर्न्स होते हैं और इतने क्लेम पास करने होते हैं। एक फिक्स होता है डेटा, ये मैं आपको आज बता दूं। सो होता क्या है, मान के चलिए ये सेलर है, इन्होंने 17 क्लेम करे हैं, 17 के 17 अप्रूव हुए हैं। बट आपके साथ ऐसा क्यों होता है कि आप 50 करते हो, उसमें से 10 डिसअप्रूव हो जाते हैं, और कभी कभी तो ईमानदारी वाले जो करे होते हैं वो पास हो जाते, वो पास नहीं होते, और जो बेईमानी वाले करे होते हैं वो पास हो जाते हैं। तो सीधा सा इसके पीछे जो सीक्रेट है वो यही है कि हर मार्केट प्लेस ने हर कैटेगरी में उनको पता है कितने रिटर्न इस कैटेगरी में आते हैं और उसमें से कितने गलत आते हैं, कितने रॉन्ग आते हैं, कितने मतलब क्लेम के लायक आते हैं। तो उनको स्ट्रिक्ट नोटिफिकेशन होता है कि इतने क्लेम आपको पास करने ही हैं, इससे लगे इससे ऊपर आते हैं तो प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करना है या उसको डिसअप्रूव कर देना है। तो कई बार आप देखोगे आपको रीजन भी समझ नहीं आएगा और वो डिसअप्रूव कर देंगे। सो ओवर क्लेम कभी भी नहीं करना, ये अकाउंट की हेल्थ पे भी इंपैक्ट करता है, अकाउंट ब्लॉक भी हो सकता है। आप एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ क्लेम्स करिए। मान के चलिए आपके 5 रिटर्न आए तो आपको लगा कि यार इसमें से 2 जो है वो डैमेज या कुछ ऐसा है, आप 2 क्लेम कर दो। दोनों मिल गए तो अच्छी बात है, आप समझ गए कि यार 2 क्लेम मिल जाते हैं। अब आप अगली बार भी 2 क्लेम कर सकते हो। आप 3 क्लेम करके देखो, तीनों मिल जाते हैं, अगली बार आप 3 क्लेम्स कर सकते हो। तो एक स्ट्रेटेजी बनाओ क्लेम्स करने की, आप वीडियो प्रॉपर रिकॉर्ड करो और उसके साथ साथ फोटोज अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, राइट। तो क्लेम ओवर क्लेम तो नहीं करना, लेकिन एक स्ट्रेटेजी बनानी है आपको क्लेम करने की भी, क्योंकि रिटर्न से ऑब्वियसली आपका लॉस होता है, तो आपको क्लेम उस हिसाब से मिल जाना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लेमिंग स्ट्रेटेजी के बारे में थोड़ा हम और डिस्कस कर लेते हैं। तो जब भी आपका कोई क्लेम आता है, मीन्स कोई रिटर्न आता है वो गड़बड़ रिटर्न है, राइट, तो आप उसी कैटेगरी को सेलेक्ट करिए, उसी ऑप्शन को सेलेक्ट करिए जिस ऑप्शन में वो पड़ता है। मान के चलिए आपने रॉन्ग रिटर्न आपके पास आया, कुछ भेजा कुछ और था, आ कुछ और गया, भेजे थे जूते और आ गए चप्पल, तो उसको आप इस कैटेगरी में करो। मिसिंग है आपका, आपके मान के चलिए आपने 3 का टिफिन सेट बेचा था, उसमें से 1 वापस नहीं आया, 2 वापस आए, तो आप इसमें रेस करो। आई हैव नॉट रिसीव्ड माय रिटर्न और आरटीओ शिपमेंट, रिटर्न आने वाला था लेकिन वो आया नहीं, तो आप यहाँ पे रेस करो, राइट। उसके बाद आई हैव रिसीव्ड डैमेज रिटर्न, आया लेकिन वो डैमेज हो गया है। आई हैव रिसीव्ड यूज्ड प्रोडक्ट, तो आप यहाँ पे क्लेम करो। अगर देखो दिक्कत सबसे ज्यादा क्या होती है, मान के चलो आपका यूज्ड आया और आपने उसमें रॉन्ग में क्लेम कर दिया, तो उसके पास होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो आप एग्जैक्ट समझो कि उस प्रोडक्ट के साथ दिक्कत क्या है और उसी तरीके से उसको क्लेम करो और वहीं से आपको उसका एग्जैक्ट रिइंबर्समेंट मिल जाएगा। इस चीज का आपको ख्याल रखना है। आगे बढ़ते हैं। कीप एक्सपेरिमेंटिंग।
यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई थी लास्ट टाइम रिटर्न्स में कि वॉइड टेप का आप इस्तेमाल करना शुरू करो। WVOID वॉइड टेप करके एक टेप होती है, आप वो लगाना अपने प्रोडक्ट पे शुरू करो, जिससे क्या होता है आरटीओ जो शिपमेंट है अगर वो किसी ने ओपन करे हैं तो आप उसका भी क्लेम रेज करो कि मेरा आरटीओ शिपमेंट था, इसमें वॉइड टेप लगाया हुआ था, देखो इसमें वॉइड टेप निकला हुआ है। तो आप वॉइड टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, कई बार आरटीओ से भी गड़बड़ प्रोडक्ट आता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरे तरफ से आपके लिए स्ट्रेटेजी वो है कीप एक्सपेरिमेंटिंग। अदर बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लिकेटेड बड़े मार्केट प्लेसेस हैं लाइक Amazon, वहां पे क्या होता है एक्सपेरिमेंट करने का एक अलग सा टैब होता है जहां पे आप अपने प्रोडक्ट के 2-3 अलग अलग टाइप के टाइटल रख सकते हैं और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि किस पे ज्यादा विजिबिलिटी आ रही है। बट मीशो पे इतना ज्यादा अभी तक कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सो आप क्या कर सकते हैं, आप अपने प्रोडक्ट की एक्सपेरिमेंट जरूर करें। मान के चलिए आपने प्रोडक्ट लिस्ट करा, सेल नहीं आई, आपको लगा था यार ये प्रोडक्ट अच्छा चलेगा, लेकिन उसकी सेल नहीं आई, तो कहीं ना कहीं आपने उसका जो टाइटल लिखा था, डिस्क्रिप्शन लिखा था, रेट रखा हुआ है, उसमें आपको ऊपर नीचे करना जरूरी है। इसको बोलते हैं एक्सपेरिमेंटिंग, राइट। तो आपको एक्सपेरिमेंट करने हैं प्रोडक्ट के टाइटल के साथ, डिस्क्रिप्शन के साथ और रेट के साथ। इन तीनों के साथ आप टाइम टू टाइम एक्सपेरिमेंट करो, जहां पे वो चल गया। और जो भी एक्सपेरिमेंट करते हो एटलीस्ट 15 दिन के लिए उसको करो, ताकि रिजल्ट आने में ऑब्वियसली टाइम लगता है। तो आप इस तरीके से इसमें एक्सपेरिमेंट जरूर करिए। ऐसा नहीं कि एक बार जो प्रोडक्ट मतलब डाल दिया तो वो डाल दिया, अब उसको बस सेल आने का उस पर इंतजार कर लो, ऐसा नहीं होता है। मार्केट प्लेस प्लस कस्टमर की नीड्स के हिसाब से भी उसको कस्टमाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो कीप एक्सपेरिमेंटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। वेलकम नोट्स आप अपने कस्टमर के लिए जरूर रखो। मुझे बहुत सारे सेलर्स के मैसेज आते हैं कि सर वेलकम नोट मैं रखता भी हूं। कई लोग बोलते हैं सर ये जो पॉलिसी है मीशो की उसके अगेंस्ट है, बट मैं कहूंगा ये नहीं है पॉलिसी के अगेंस्ट। पॉलिसी के अगेंस्ट कब है, जब आप अपना पर्सनल डिटेल्स कुछ शेयर कर रहे हो कस्टमर के साथ। मान के चलो आपने थैंक यू नोट में अपना ईमेल आईडी लिख ली, फोन नंबर लिख लिया या कोई पर्सनल डिटेल लिख ली, वो नहीं लिखनी है, आप जस्ट एक थैंक यू कार्ड दो। ऐसा क्यों मैं बोलता हूं, क्योंकि ये प्रूवन है कि जब भी कस्टमर आपका प्रोडक्ट खरीदता है और वो आपके प्रोडक्ट खरीद के खुश होता है तो उसके रेटिंग देने के चांसेस, रिव्यू देने के चांसेस कम होते हैं। बट वहीं वो आपके प्रोडक्ट से अगर दुखी होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, एक डिसअपॉइंट होता है, तो उसके रिव्यू रेटिंग देने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब आप खुद सोचो, इससे आपको नेगेटिव रेटिंग ज्यादा मिलेगी या पॉजिटिव? ऑब्वियसली नेगेटिव रेटिंग ज्यादा मिलेगी। सो आपको अगर पॉजिटिव रेटिंग ज्यादा चाहिए तो आपको उन कस्टमर को याद दिलाना पड़ेगा रेटिंग रिव्यू के लिए जो आपके प्रोडक्ट से हैप्पी हैं। तो आप हर प्रोडक्ट पे एक, पहले तो आप अपना प्रोडक्ट सही रखो, उसके बाद आप एक थैंक यू नोट रखो। ये थैंक यू नोट अगर आप 100 में प्रिंट करवाते हो सिंपल पेपर में, तो ₹1 से भी कम का आपको ये पड़ेगा, राइट। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, थैंक यू फॉर योर परचेज एंड सपोर्ट टू आवर बिजनेस, यू हैव मेड आवर डे, लव योर ऑर्डर, वी विल बी वेरी ग्रेटफुल फॉर योर रिव्यू। सो यहां से कस्टमर को याद आ जाता है कि हाँ यार मुझे रिव्यू करना है, और आप देखेंगे धीरे धीरे आपका रिव्यू रेटिंग का जो रेट है वो काफी ज्यादा बढ़ता जाएगा, क्योंकि रिव्यू रेटिंग आपके प्रोडक्ट पे आने रेगुलर जरूरी है। लोग आपके प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहे हैं, ये मैसेज जाता है मीशो एल्गोरिदम को। तो ये चीज भी आप जरूर करें अपने प्रोडक्ट के साथ, अच्छी पैकेजिंग के साथ उसके अंदर एक थैंक यू नोट जरूर रखें। वो बहुत अच्छा कार्ड होने की जरूरत नहीं है, एक सिंपल पेपर पे भी आप प्रिंट करवाते हो तो वो भी बहुत अच्छा मैसेज जाता है। आगे बढ़ते हैं। कॉम्बो एंड फ्रीबी की स्ट्रेटेजी मैं हमेशा प्रेफर करता हूं। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको टाइम टू टाइम रेगुलर लिस्टिंग करनी जरूरी है। सो रेगुलर लिस्टिंग कैसे करेंगे, मान के चलिए मेरे पास 5 ही टाइप के प्रोडक्ट हैं, तो मैं रेगुलर लिस्टिंग कैसे करूंगा? तो वहां पे आती है कॉम्बो एंड फ्रीबी की स्ट्रेटेजी। मान के चलिए 5 प्रोडक्ट हैं, अब आप 1 को 5 के साथ कॉम्बो बनाओ, 2 को 4 के साथ कॉम्बो बनाओ, 4 को 1 के साथ भी कॉम्बो बनाओ, राइट। इससे क्या कॉम्बो के बहुत सारे आपके प्रोडक्ट की SKU बढ़ गए आपके। प्लस आप पहले वाले प्रोडक्ट के 3 एक साथ दे दो, 3 का कॉम्बो, पहले वाले प्रोडक्ट के 2 कॉम्बो दे दो, राइट। तीसरे वाले प्रोडक्ट के 4 कॉम्बो दे दो। इस तरीके से आप अलग अलग सिर्फ 5 प्रोडक्ट भी अगर आपके पास है तो आप 50 की लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। ये तभी होगा जब आप कॉम्बोज क्रिएट करना शुरू करोगे, प्लस फ्रीबी क्रिएट करना शुरू करो। फ्रीबी आज भी बहुत कम मार्केट प्लेस पे मिलता है, आप फ्रीबी दो। फ्रीबी का सिंपल सा मतलब है, अगर आप किसी बायर को कुछ बेच रहे हो तो उसके साथ उसको कुछ एडिशनल चीज दो, जिससे थोड़ा वैल्यू एडिशन हो जाए आपके प्रोडक्ट में। मान के चलो आप कोई टी शर्ट बेच रहे हो तो टी शर्ट के साथ एक मास्क फ्री दे सकते हो, राइट। अगर आप एक घड़ी बेच रहे हो तो घड़ी के साथ एक कड़ा फ्री दे सकते हो। आपको पता है कि भाई आपके प्रोडक्ट के कंपैरेटिवली जो फ्री दे रहे हो उसका रेट बहुत कम है, वो आप बल्क में ले सकते हो,
गर्ल्स का कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसमें आप एक इयरिंग डाल दो, 10-12 रुपए की एक इयरिंग आ जाएगी अगर आप बल्क में ले रहे हो तो। बट उससे वैल्यू एडिशन होता है कि हाँ यार ये टॉप भी मेरे को मिल रहा है, इसके साथ साथ इयरिंग भी, राइट। तो ऐसा आप अपनी अपनी कैटेगरी में फ्री भी देखो, और फ्री भी हमेशा अटैच्ड होना चाहिए। अटैच्ड का सिंपल सा मतलब है कि वो कनेक्टेड होना चाहिए आपके प्रोडक्ट से, ऐसा नहीं कि चप्पल के साथ आपने मास्क दे दिया। तो ये चीजों का आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। साथ साथ में आप जब लिस्टिंग करते हो तो कॉम्बो बनाने के लिए, बहुत सारे लोग मुझे कॉम्बो के लिए पूछते हैं कैसे बनेगा। सिंपल सी चीज है, ये आपने इस प्रोडक्ट, ये आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, ये आप प्रोडक्ट बेच रहे हो, दोनों की फोटो आपने करा रखी, दोनों की फोटो एडिट करके ऐसा बना दो, प्राइमरी इमेज में इसको डाल दो, सेकेंडरी में इसको, टर्सरी में इसको, चौथे में इसको, पांचवें में, इस तरीके से अलग अलग एंगल डाल दो, दैट्स इट, खत्म। और चप्पल कैटेगरी में इसको लिस्ट कर दो, राइट। अगर चप्पल के साथ आप कुछ फ्री दे रहे हो तो चप्पल कैटेगरी में ही हो जाएगा, राइट। तो टाइम टू टाइम आपको कॉम्बोज बनाने हैं, फ्री भी बनानी है। एंड आज भी मार्केट प्लेस पे आप खुद अगर जब ऑर्डर करते हो तो आपने देखा होगा, या मैं खुद ऑर्डर्स करता हूं तो मैं क्या करता हूं, मान के चलिए मुझे टी शर्ट चाहिए, या मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है इस तरीके से करते हुए। पहले मैं टी शर्ट देखूंगा, यार ठीक है ये 200 की है, 500 की है, 400 की है, 500 की है, 600 की है, ठीक है, टी शर्ट्स मैंने देख लिए। फिर मैं कॉम्बोज देखता हूँ, और कई तो सिर्फ कॉम्बो सर्च करते हैं। अब मैं कॉम्बो देखता हूं, मैं देखता हूं 500 में 2 मिल रही है, तो मैं देखता हूं यार पहले तो 300 में एक मिल रहा था, 500 में 2 मिल रहे हैं आप। तो यहाँ पे विन विन सिचुएशन होती है। विन विन सिचुएशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पे कस्टमर को भी फायदा है, आपको भी फायदा है। कस्टमर को फायदा है क्योंकि उसको 500 में 2 मिल जा रहे हैं, आपको फायदा है क्योंकि आपका एक साथ 2 आइटम बिक रहे हैं। अगर मार्जिन आपका थोड़ा कम भी हो दोनों में तो चलेगा, क्योंकि 2 एक साथ बिके हैं, राइट। तो कॉम्बो और फ्रीबी की स्ट्रेटेजी वन ऑफ द बेस्ट स्ट्रेटेजी है। इसको आप यूज करिए, अपनी अपनी कैटेगरी में यूज करिए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करके यूज करिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। गुड इमेजेस विद मल्टीपल साइट्स। यहां पे मैंने आपको 4 इमेजेस दिखा रखे हैं, आप खुद देखोगे इन 4 इमेजेस में कौन सा इमेज आपको सबसे अट्रैक्टिव लग रहा है। डेफिनेटली ये वाला इमेज हमें काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ये जो इसमें टेक्स्ट है ये तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा, बट जिस तरीके से इसको शो किया गया है, इसमें जितने भी कंपार्टमेंट हैं उनको देखिए अलग अलग। यहाँ पे कार्ड है, ये कार्ड यहाँ रख सकते हैं, कार्ड यहाँ डिस्प्ले है, यहाँ नोट रख सकते हैं। मतलब इस तरीके से इसको प्रॉपरली डिस्प्ले किया गया है। हो सकता है इसको भी डिस्प्ले किया गया होगा, लेकिन फ्रंट इमेज ये है, फ्रंट इमेज ये है, फ्रंट इमेज ये, फ्रंट इमेज में ओपन नहीं है, तो यहाँ पे इसके कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा बन जाते हैं, राइट। तो आपको जब भी अपना प्रोडक्ट शो करना है तो उसको थोड़ा उसको डिटेलिंग के साथ शो करो। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको अपना प्रोडक्ट डिटेलिंग के साथ कैसे शो करना है? आप अपना जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो उसको जाके नाइका, मिंत्रा जैसी जो एकदम प्रीमियम साइट्स है वहां पे सर्च करो, देखो कि आप किस तरीके से वहां पे प्रोडक्ट डिस्प्ले होता है, क्योंकि वहां पे फोटोग्राफी पे बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है, क्योंकि वहां पे एक ही प्रोडक्ट में अच्छा मार्जिन भी होता है, रेट भी अच्छे होते हैं, कस्टमर भी वहां पे प्रीमियम होते हैं। तो आप वहां से थोड़ा फोटोग्राफी का क्या ले सकते हो, आइडिया ले सकते हो। देखो प्रोडक्ट फोटोग्राफी आपको सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे सकती है, मैं आपको आज ही बता दूं। हो सकता है आप एक प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे 100-150 रुपए खर्च करो, लेकिन उससे आपको उस इन्वेस्टमेंट से बहुत ज्यादा रिटर्न मिलने वाला है। मैं सेलर्स को देखता हूँ, अच्छा माल ले लेते हैं, लाखों का माल रख दिया, हजारों का माल रख दिया, और फोटोग्राफी पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, तो यार वो बिकेगा ही नहीं। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी, आपके प्रोडक्ट का जो डिस्प्ले है वो सबसे ज्यादा मैटर करता है। कस्टमर को फर्स्ट इंप्रेशन वो पड़ता है, और वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो जूम कर करके भी देखता है, अगर जूम करके उसको ब्लर दिखा तो उसको डिटेलिंग नहीं दिखेगी। एक एचडी इमेज है तो उसमें डिटेलिंग भी दिख जाती है। तो आपको गुड इमेजेस तो चाहिए, फिर मल्टीपल साइट्स चाहिए। आपकी कैटेगरी में जितने फोटोज अवेलेबल हैं डालना, जितना अलाउड है उतना आप ज्यादा से ज्यादा डालिए, हर एंगल को शो करिए, राइट। जब आप हर एंगल शो करते हो तो कस्टमर को डिटेलिंग पता चलती, कन्वर्जन के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। सो फर्स्ट इंप्रेशन आपको अच्छा रखना है। रेट मैं बाद में देखूंगा, पहले मैं इमेजेस देखूंगा। इमेज मुझे पसंद आया मैं क्लिक करूंगा, उसके बाद ही मैं उसका रेट चेक करूंगा। तो इस चीज पे आपको खास ख्याल रखना है कि अपनी फोटोज अच्छी होनी चाहिए। फोटोज पे इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। आप चाहे तो पर्सनल फोटोग्राफी कर सकते हैं, या आप अपने एरिया में गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि प्रोडक्ट फोटोग्राफी कौन करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को आपने सीरियसली लेना है। आपने देखा होगा आपके सेलर पोर्टल पे एक प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का टैब आता है, जहां पे आप अपनी कैटेगरी के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं, अदर कैटेगरी के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट देख सकते हैं, उसके साथ साथ पॉपुलर आउटसाइड मीशो जो है उनको देख सकते हैं, टॉप सेलिंग आइटम भी देख सकते हैं। ये एक सीरियस रिकमेंडेशन होती है,
आप चाहें तो लेटेस्ट जो भी रिकमेंडेशन आती है आप उनको यहाँ से शॉर्टलिस्ट करिए और आप उनको सोर्स करिए, कहीं पे मिलता है लेके आइए और सेल करना स्टार्ट करिए। तो प्रोडक्ट रिकमेंडेशन हमेशा आपने प्रोडक्ट रिकमेंडेशन पेज से देखना है। प्लस इसके अलावा कुछ टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए थे जिनका सैंडल का काम था और वो सैंडल का काम को आगे बढ़ाना चाह रहे थे, ऑनलाइन सेल करना चाह रहे थे, लेकिन सेल इंक्रीज नहीं हो पा रही थी और वो चाहते थे कि मैं उनको कुछ प्रोडक्ट रिकमेंड करूं। तो मैंने जो उनको रिकमेंड किया वो ये रिकमेंड किया कि आप प्राइसिंग रिकमेंडेशन प्रोडक्ट रिकमेंडेशन में जाके देखिए। तो उन्होंने कहा मैं ये देख चुका हूँ, बहुत कुछ कर चुका हूँ। मैं कहा ठीक है, अब मुझे नहीं पता देखा होगा नहीं देखा होगा। फिर मैंने उनको अलीबाबा का एग्जांपल दिया कि आप alibaba.com पे जाइए, वहां पे आप देखिए कि कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं। या और भी बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स हैं जो इंडिया में नहीं है, आउटसाइड इंडिया है, आप उनको देखिए। क्योंकि जो फैशन आज आउटसाइड इंडिया है, वेस्टर्न कंट्रीज में है, चाइना में है, वही फैशन कल के टाइम में इंडिया में आने वाला है। फिर मैंने उनको एक स्पेसिफिक सैंडल टाइप के बारे में बताया, उन्होंने वो सैंडल टाइप मैन्युफैक्चर करे और आज के टाइम पे उस पर्टिकुलर सैंडल टाइप के 150 प्लस ऑर्डर्स हमको रिसीव होते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आपको रिसर्च खुद ब खुद करनी पड़ेगी। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के मैं तरीके बता देता हूं। आपको रिसर्च खुद करनी पड़ेगी। पहला, आप प्रोडक्ट रिकमेंडेशन करो। दूसरा, आप और मार्केट प्लेसेस पे जाओ, वहां अपनी कैटेगरी सर्च करो, वहां देखो टॉप में कैसे प्रोडक्ट चल रहे हैं। तीसरा, आप फॉरेन वेबसाइट्स पे देखो। चौथा, आप गूगल पे जाके देखो। पांचवा, आप alibaba.com पे देखो। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बहुत ट्रेंडी प्रोडक्ट चल रहे होते हैं, आप उस तरीके का बनवाओ, मैन्युफैक्चरर से बात करो और उस तरीके का प्रोडक्ट को आगे लेकर आओ। राइट, जैसे ये टी शर्ट्स हैं, अलग अलग टाइप के टी शर्ट जो ट्रेंडिंग टॉपिक है उस पर प्रिंटेड टी शर्ट्स कुछ इस तरीके का हम लेके आ सकते हैं। तो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट रिकमेंडेशन को आपको हमेशा सीरियसली लेना है और इसी तरीके से आपने न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते रहना है अपनी इन्वेंट्री। राइट, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है लेजिबल मार्जिन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपके सामने 4 इमेजेस लेके आया हूं। मान के चलिए मैं बॉयज कैटेगरी में टी शर्ट्स मेरे को चाहिए, शर्ट्स मेरे को चाहिए। मैंने सर्च किया, मेरे सामने एक ये टी शर्ट आई, एक ये शर्ट आई, एक टी शर्ट, एक हाफ टी शर्ट और एक ये शर्ट। रेट आप चेक करिए, 9,949, 9,949, 9,949 एंड 9,949। आप इन चारों में से कौन सा लोगे? प्लस डिलीवरी चार्ज 83 रुपीज। आप खुद मीशो की मैं अगर बात हूं, आप इन चारों में से कौन सा लोगे? मैं बताता हूं आप कौन सा लोगे। आप लोगे ही नहीं। क्यों? अगर मेरे पास 9,949 रुपए इस टी शर्ट को लेने के लिए हैं तो मैं ये टी शर्ट क्यों लूंगा? मैं नाइका पे जाके, मैं मिंत्रा पे जाके, मैं अपने लोकल किसी अच्छे शोरूम पे जाके एडिडास की लूंगा, मैं प्यूमा की लूंगा, मैं नाइकी की लूंगा, मैं कुछ अच्छे ब्रांड की लूंगा, मैं जारा के शोरूम पे जाऊंगा, इतने में तो मैं जारा का भी मिल जाएगा। आपको कस्टमर बिहेवियर समझना, मैं ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए रखे हुए, लेकिन आपको मेरा बोलने का जो मतलब है कि आप लेजिबल मार्जिन रखो। अगर आपका प्रोडक्ट 100 से 200 के बीच का है तो आप 40 से 50 का मार्जिन रख सकते हो। अगर 200 से 500 के बीच का है तो आप लगभग 100 का मार्जिन रख सकते हो। अगर 500 से 1000 का बीच का है तो आप 150 से 200 रुपए का मार्जिन रख सकते हो उस पर। क्योंकि मार्जिन मीन्स आपका उसमें फिर एडवर्टीजमेंट भी जाएगा और डिस्काउंट भी जाएगा और जो रिटर्न्स आएंगे वो भी जाएगा। मैंने एक कैलकुलेटर भी बना रखा था उसके लिए, मीशो कैलकुलेटर। आप सर्च करेंगे मीशो कैलकुलेटर बाय सिग्नेचर इकॉम सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। बट एक लेजिबल मार्जिन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एग्जांपल से बताता हूं आपको। कुछ टाइम पहले एक सेलर मेरे पास आए थे जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट सेल करते थे और उनका जो रेट था वो काफी, सॉरी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट तो उनका अलग सा था कैटेगरी, मेन कैटेगरी उनकी इयरिंग की थी और एक एक इयरिंग उनके पोर्टल पे 500 रुपए का था, वो भी विद वेरी लो इमेज तो बहुत ही बेकार थी, लेकिन इयरिंग्स जो थे वो 500 से ऊपर के थे, 499, 510, 515 इस तरीके के। आपके घर पे भी लेडीज होंगी, वो शॉपिंग करते हैं, आप उनको पूछना कभी कि इयरिंग्स जो आपके पास अभी तक हैं, चाहे जितने भी स्टाइलिश हैं, वो कितने के उन्होंने परचेज करे। यार अगर एक बायर के पास अच्छे पैसे होंगे तो वो मीशो पे नहीं आएगा। मीशो हमेशा सपोर्ट करता है, हमेशा प्रमोट करता है, अरे वाह कम रेट में अच्छा, तो बायर भी उसी तरीके के आएंगे ना यहाँ पे। आप चाहोगे कि अगर आपका इयरिंग्स का एक इयरिंग 550 में बिक जाए और एक ही इयरिंग पे आपको 500 का मार्जिन मिल जाए, तो यार ऐसा नहीं होगा। आप उसको फिर जितना डिस्काउंट देने की कोशिश करो, जितना प्रमोट करने की कोशिश करो, जितना आप किसी की सर्विस लेके काम करने की कोशिश करो, उस पर काम नहीं चलेगा। तो एक लेजिबल मार्जिन रखना, बहुत डिसाइड करना ही बहुत बड़ी बात होती है कि लेजिबल मार्जिन कितना रखना है, प्लस उसको फिर इंप्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है।
सो आप अपनी कैटेगरी में एक एलिजिबल मार्जिन लेकर चलिए और उसके बाद अपने प्रोडक्ट को फिर अच्छे तरीके से प्रमोट करिए कस्टमर के साथ, राइट। आगे बढ़ते हैं। ब्रांड रजिस्ट्री बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर आपका एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक ब्रांडेड प्रोडक्ट है तो आपको उसका ब्रांड ऑथराइजेशन लेटर भी सबमिट करना जरूरी है, जिससे आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाती है और फिर कोई भी ब्रांड जो है वो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक नहीं कर पाएगा। प्लस आप लिस्टिंग करोगे तो वहां पर भी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन में आपका ड्रॉप डाउन में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, ड्रॉप डाउन में आ जाता है ब्रांड आपका, राइट। तो आपको क्या करना है, मान के चलिए आप कोई विदाउट ब्रांड वाले प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। जब अदर मार्केट प्लेसेस पे क्या होता है, ब्रांड नेम रखना जरूरी होता है, मीशो पे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आप क्या करते हैं, कोई भी एक लोकल ब्रांड ले लेते हैं जिसका कोई ऑथराइजेशन नहीं, जिसका ट्रेडमार्क नहीं है, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है। बट जब आप एक अच्छे ब्रांड को सेल कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन लेटर डालना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। ये आपकी क्रेडिबिलिटी मीशो को बताता है, प्लस कस्टमर को भी फिर उस तरीके से ये रेफर करता है। तो जरूरी है आप टिकट में जाइए, इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, कैटलॉगिंग एंड प्राइसिंग में जाइए और ब्रांड इज नॉट शोन इन द ड्रॉप डाउन व्हाइल लिस्टिंग द प्रोडक्ट पे जाइए और यहाँ पे ऑथराइजेशन लेटर अपना सबमिट कर दीजिए। अगर ऑथराइजेशन लेटर नहीं है, ट्रेडमार्क है, ट्रेडमार्क सबमिट करिए। इनवॉइस वगैरह से काम नहीं चलेगा, इनवॉइस बहुत कम एक्सेप्टेबल होता है। अगर आपने ऑथराइज डीलर से लिया है तो आप एक बार ट्राई कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर आपने रेजर टिकट करके यहाँ अटैच करके टिकट डाल देना, तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। ऑलवेज रेज इशू फॉर फेक एंड सस्पेक्टेड ऑर्डर्स। आपने देखा होगा बहुत सारे ऑर्डर्स आपको जो आते हैं ना, अभी मॉर्निंग में ही मैं किसी सेलर के का एक ऑर्डर देख रहा था, उन्होंने ऑर्डर का स्क्रीनशॉट लगाया था और उस ऑर्डर में जो बायर का एड्रेस था वो था कि बादशाह की गली, कॉमा बादशाह की गली में, बादशाह का पता तो आपको हर कोई बता ही देगा। यानी इस तरीके के बहुत फनी फनी आपको मिलेंगे। वो जस्ट एक टाइम पास के लिए लोग ऑर्डर करते हैं, क्योंकि उनको पता है यार अगर मैं रिसीव भी कर लूंगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा, रिसीव ही नहीं करूंगा तो मेरा क्या जा रहा है, रिसीव कर भी लूंगा, मैं रिटर्न कर लूंगा, पैसा वापस आ जाएगा, मेरा क्या जा रहा है। कस्टमर को क्योंकि बहुत ज्यादा लिबर्टी दे दी है ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस ने, नो क्वेश्चन आस्क्ड बोलते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, हमेशा जब भी आपको कोई फेक सस्पेक्टेड ऑर्डर होता है तुरंत उसका टिकट रेज करना है। टिकट रेज कैसे करेंगे, आप जाएंगे हेल्प पे, ऑर्डर एंड डिलीवरी सेक्शन पे, और वहां पे आई वांट टू कैंसिल एन ऑर्डर, आई हैव रिसीव्ड एन अनयूजुअल ऑर्डर। अगर आपको ऑर्डर कैंसिल करना है, आपको लग रहा है कि यार ये तो बिल्कुल ही फेक है, तो आई वांट टू कैंसिल एन ऑर्डर पे क्लिक करो और उसके बाद कैंसिल होने का वेट मत करो। आप उसको खुद कैंसिल भी नहीं कर सकते, आप उसे बस प्रोसेस कर दो, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो यहां से आपका फायदा ही होगा। कई बार लेट भी होगा, लेकिन ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम जब वो आएगा तो मीशो उसको डिटेक्ट कर लेगा। प्लस आई हैव रिसीव अनयूजुअल ऑर्डर का आप टिकट रेज कर सकते हो। इससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम से जब भी आपको ऑर्डर आएगा तो मीशो डिटेक्ट कर लेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आपके कॉम्पिटिटर आपके ऑर्डर डाल रहे होते हैं, कई बार कोई बंदा जस्ट परेशान करने के लिए 5-5, 6-6 क्वांटिटी का आपका मीन्स ऑर्डर कर लेता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस मैंने देखे हैं। इन केसेस से बचने के लिए आपको ये काम तो करना पड़ेगा, आपको खुद से कैंसिल लेकिन कभी भी नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। 3PL कस्टमाइजेशन। मुझे काफी टाइम से ये क्वेश्चन आया सेलर्स की तरफ से कि सर रिटर्न्स कम कैसे करने हैं, और इससे भी बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है सर आरटीओ कम कैसे कर सकते हैं। और आरटीओ में भी ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है कि सर कुरियर बॉयज बहुत गड़बड़ करते हैं। एंड आई एम मीन्स लाइक टोटली इन सपोर्ट ऑफ यू इन दिस केस। मैं 100% अग्री हूं कि कुरियर बॉयज की तरफ से गड़बड़ होती है, मैंने अपने सामने होते हुए देखी है, होता है ऐसा ऑनलाइन। क्यों ऐसा क्यों होता है पता है, किसी भी मार्केट प्लेस पे देखो, यहाँ पे मार्केट प्लेस की गलती कभी भी नहीं होती, ना कुरियर पार्टनर की, सॉरी ना कुरियर पार्टनर, जो मान के चलिए कुरियर पार्टनर है डिलीवरी, ना डिलीवरी की गलती होती है। गलती कहां पर होती है, जो कुरियर बॉयज होते हैं। यार आपको भी पता है एक कुरियर बॉय महीने की 10,000, 15,000, 20,000 की सैलरी पे काम करता है, उसको सैलरी इनफ नहीं होती, तो कहीं ना कहीं से गड़बड़ तो करता है, और उसको पता है गड़बड़ पकड़ी भी गई तो यार क्या करेंगे, जैसे निकाल देंगे। तो इस चीज को मार्केट प्लेस भी समझता है, इस चीज को कुरियर पार्टनर्स भी समझते हैं, बट वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कुरियर बॉयज होते हैं वो कई मैक्सिमम कुरियर बॉय टेम्पररी होते हैं। आपने देखा होगा कितने टाइम एक बंदा कुरियर डिलीवरी पार्टनर की तरह काम करता है, कभी कोई 1 महीना, कोई 2 महीना, कोई 4 महीना, कोई 5, मैक्सिमम 6 महीने एवरेज है उनका। कोई ऐसा नहीं दिखेगा आपको कि पिछले 5 साल से भाई सीधे कुरियर बॉय का काम कर रहा है। तो जिसको पता है टेम्पररी हूं मैं यहाँ पे, वो तो गड़बड़ करेगा ही करेगा।
तो ऐसा होता है। तो इस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, 3PL कस्टमाइजेशन जरूर करिए, इससे आपके रिटर्न्स कम होंगे। कुरियर रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे। इससे आपके जो कुरियर रिटर्न में दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, इशू आती है, उसमें भी कमी होगी। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आप अगर हेल्प में जाएंगे, अपने टिकट सेक्शन में ऑर्डर एंड डिलीवरी में जाएंगे, तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है आई वांट टू चेंज माय कुरियर पार्टनर। इसमें मैं पूरी वीडियो बना चुका हूँ एक, आप उसको भी जाके देखिए किस तरीके से करना है, क्या करना है, उसमें मैंने पूरा बताया है। तो आप क्या कर सकते हैं, मान के चलिए आपका जो प्रोडक्ट पिकअप होता है वो ईकॉम एक्सप्रेस प्लस डिलीवरी प्लस शैडोफैक्स से होता है। आप देखते हो कि शैडोफैक्स में बहुत गड़बड़ हो रही है, बिहेव भी अच्छे से नहीं करते, तो आप उसको ब्लॉक कर दो, बाकी दो को ऑन रखो। आप चाहो तो जहां पे ज्यादा गड़बड़ हो रही है उसको फॉरवर्ड शिपिंग के लिए तो ठीक है, रिवर्स शिपिंग के लिए आप उनको बंद कर दो। जहां पे रिटर्न्स में ज्यादा गड़बड़ हो रही है, रिटर्न्स आपके बहुत डैमेज रिटर्न आ रहे हैं, यूज रिटर्न आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो कुरियर पार्टनर है वो ढंग से चेक नहीं कर रहा है कस्टमर से लेते इस टाइम पे, तो वहां पे आपको वो कुरियर पार्टनर को ब्लॉक करना जरूरी हो जाता है। रिवर्स शिपिंग के लिए सिर्फ ऐसा ऑप्शन आपको मिलता है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं प्रॉपर, राइट। तो 3PL कस्टमाइजेशन बहुत ज्यादा काम आती है। आप एक अच्छी सिटी में अगर रहते हैं तो बहुत ज्यादा ये काम आती है, क्योंकि वहां पे ऑप्शंस बहुत ज्यादा होते हैं। और मीशो की सिर्फ एक ही डिलीवरी पार्टनर से नहीं, लगभग 6 से 7 डिलीवरी पार्टनर के साथ क्या है टाई अप है, तो वहां से आपका काम बन जाएगा। इसको जरूर यूज करिए। आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखिए मीशो पे काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसी पे डिपेंडेंट है कि मेरा महीने का अच्छा खासा इनकम आना चाहिए। तो आपने एक चीज नोटिस करी होगी, आप मीशो पे सेल करते हैं, आप कई बार स्टेटस भी लगाते हैं कि भाई मेरा ये प्रोडक्ट का इतने ऑर्डर आ गए, इतने डिलीवर हो गए, कुछ भी आप स्टेटस लगाते हो, फेसबुक पे हो, इंस्टाग्राम पे हो, व्हाट्सएप पे। तो आपका फ्रेंड सर्कल जो है, लगभग हर इंसान के टच में 1000 लोग तो होते ही हैं, तीनों मार्केट प्लेस, तीनों मतलब सोशल मीडिया साइट्स को लेके। तो लोगों को पता है कि भाई ये एक बंदा है जो ऑनलाइन सेलिंग करता है, मीशो पे सेल करता है, राइट। अब नेक्स्ट टाइम से जब भी किसी को मीशो पे सेल करना होगा आपके सर्कल में, तो आपसे पूछेगा। आप यहाँ पे रेफर एंड अर्न से अर्निंग कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सेलर ने 10 सप्लायर्स को रेफर किया है, और मैं जब ये डेटा देख रहा था तो 10 में से सिर्फ एक ही सप्लायर था जिसने उसमें से अच्छा काम किया था। तो इसको 2300 रुपए सिर्फ एक ही सप्लायर के मिले हैं, राइट। अगर एक सप्लायर को रेफर करने के 2300 रुपए तक मिल रहे हैं, वैसे तो मीशो 4500 रुपए तक देता है, 4500 रुपए अभी कर दिया, पहले 4000 रुपए तक। तो आप खुद सोचो 2300 रुपए का प्रॉफिट बनाने के लिए आपको लगभग 30 से 35 प्रोडक्ट बेचने पड़ते हैं प्योर प्रॉफिट बनाने के लिए। तो 30 से 35 प्रोडक्ट बेचने की बजाय अगर आपने एक को रेफर किया तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। तो आप हमेशा अपना लिंक शेयर करके रेफर एंड अर्निंग से काफी अच्छा अमाउंट बना सकते हो, राइट। तो इसको आपने ट्राई करना है, ऑब्वियसली आपको पता भी होगा। प्लस रीसेलिंग इनकम आप करो, लोगों को पता ही है भाई मीशो पे सेल करते हैं तो लोग आपको प्रोडक्ट भी पूछते होंगे, भाई ये वाला प्रोडक्ट में मीशो पे मिल जाएगा, ये वाला, आप वहां से रीसेलिंग इनकम भी कर सकते हो। तो ये दोनों चीजें ऑब्वियसली आपको पता है, बट आप एक अच्छे ढंग से इसको नहीं कर पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आप डे नाइट बस ऑर्डर कैसे बढ़ेंगे, ऑर्डर कैसे बढ़ेंगे, ऑर्डर कैसे बढ़ेंगे, इसमें लग गए। लेकिन आपने ये नहीं देखा कि मीशो पे अगर मैंने काम करना शुरू कर दिया है तो मैं यहाँ से कितने तरीके से इनकम अपना महीने का बना सकता हूँ। और शुरू में ये चीजें बहुत काम आती हैं, बिलीव मी, राइट। आगे बढ़ते हैं। स्पाई योर कंपटीटर्स। स्पाई योर कंपटीटर्स का मतलब है अपने कंपटीटर्स पे नजर रखो। लाइक आपका कंपटीटर न्यू आर्टिकल डालता है, प्राइसिंग उसकी कैसी है, एड्स वो किस किस पे चला रहा है, फोटोज वो कैसी कैसी डाल रहा है। आपको पता होगा, जिस भी कैटेगरी में आप रहते हैं आपको पता होगा कि आपका कंपटीटर कौन है भाई इस मार्केट में, जिसके अच्छे ऑर्डर जा रहे हैं। आप देखो कि वो ऐसा क्या कर रहे हैं। देखो ऑनलाइन मार्केट प्लेस को कई लोग बायस्ड समझते हैं कि यार ये क्या भेदभाव करता है, किसी सेलर को अच्छे ऑर्डर देता है, किसी को नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगेन वहां कोई बंदा नहीं बैठा है जो विजिबिलिटी बढ़ा रहा घटा। ये एक मशीन लर्निंग है, ये एक एल्गोरिदम है जो खुद ब खुद इन चीजों को गाइड कर रहा है। तो आप देखो कि आपका कंपटीटर ऐसा क्या कर रहा है जो आप नहीं कर रहे हो, और वो आप कैसे कर सकते हो, राइट। आप उसको कॉपी मत करो, लेकिन उसी की तरह चीजें करने की स्टार्ट करो अपनी ही तरीके से। जैसे मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, क्योंकि कंपटीटर्स देखो हर जगह होते हैं। आप एक छोटा सा पान का ठेला चला रहे हो, वहां भी कंपटीटर होगा। आप कहीं पे चाय बेच रहे हो, वहां भी कंपटीटर होगा। आप कोई बड़ा बिजनेस कर रहे हो, वहां पर भी कंपटीटर होता ही होता है, राइट। सो आपने जैसे देखा होगा फ्लिपकार्ट, अमेजॉन बहुत बड़े बड़े मार्केट प्लेस हैं। फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसे मार्केट प्लेस ऑब्वियसली इंडिया के सबसे डोमिनेटिंग है। काफी सालों तक इन्होंने बहुत अच्छा डोमिनेट किया। अब मीशो आया है, बट
ऑब्वियसली पहले डोमिनेट काफ़ी ज़्यादा किया था। अब जब मीशो आया, मीशो का जो सबसे पहला फोकस था वो था 0% कमीशन, 0% कमीशन, जीरो, उसी को उन्होंने प्रमोट किया था, राइट। अब फ्लिपकार्ट को लगा कि हाँ 0% कमीशन से सेलर काफी खुश है, वो जा रहा है 0% कमीशन की ओर, तो फ्लिपकार्ट ने उसको कॉपी करने की सोची, लेकिन उसने फ्लिपकार्ट पे 0% कमीशन नहीं दिया। शॉप्सी स्टार्ट किया और बोला कि हमने एक ऐसा मार्केट प्लेस स्टार्ट किया जहां पे 0% कमीशन है, 5 रुपए से प्रोडक्ट स्टार्ट होता है। कॉपी किया बट अलग तरीके से किया, और आज शॉप्सी भी काफी अच्छा चल रहा है, ग्रो हो रहा है, फ्लिपकार्ट के सेलर काफी अच्छा वहां पर बेच रहे हैं, राइट। तो आपको कुछ इस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो करना है जहां से आप अपने कॉम्पिटिटर को स्पाइक करो, साथ साथ में उसकी तरीके से प्रोडक्ट की प्राइसिंग, एड्स, फोटोज वगैरह लगा के चलो, राइट। ध्यान रखिए इस चीज का। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, मैं कुछ न्यू कैटेगरीज आपको सजेस्ट करूंगा। प्रोडक्ट जैसे मैंने सजेस्ट कर ही दिया आपको, क्या क्या किस तरीके से सेल करना चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च किस तरीके से करनी चाहिए, प्रोडक्ट कहाँ कहाँ से लेके आना चाहिए। न्यू कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो मीशो अभी कुछ न्यू कैटेगरी एनरोल कर रहा है, कुछ तो कर दिए हैं इनमें से, कुछ अभी करने बाकी हैं। तो जब कोई भी न्यू कैटेगरी आती है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ नए प्लेयर होते हैं जो आते हैं और डोमिनेट करते हैं। आज के टाइम पे लोगों का सिंपल सा माइंडसेट है कि यार मीशो पे अगर मुझे कपड़े अच्छे मिले तो भाई मेरे को मोबाइल कवर भी यहाँ से मिलना चाहिए, मेरे को मोबाइल्स भी यहीं से मिलने चाहिए, मेरे को चार्जर भी यहीं से मिलना चाहिए, मेरे को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक का कोई बड़ा आइटम मुझे वो भी यहाँ पे मिलना चाहिए। तो मीशो को भी ये चीज पता है, तो मीशो नई नई कैटेगरी डाल रहा है धीरे धीरे, जैसे पैक्ड फूड एंड बेवरेजेस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग के जो सामान होते हैं, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक सप्लाईज के सामान, ग्रोसरी हो गया, वीडियो गेम्स हो गया, बुक्स हो गया। ये कुछ नई कैटेगरीज हैं जिन पे मीशो अब काम कर रहा है। आप चाहें तो इन कैटेगरीज में हीरो बन सकते हैं, राइट। इस कैटेगरी में आप ऐसे प्रोडक्ट देखो, ये नहीं कि इस कैटेगरी में आपके जो आता है वो बेच दो, इस कैटेगरी में देखो कि सबसे ज्यादा क्या बिकता है। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, गिटार, राइट, या तो फ्लूट, राइट। आई गेस यही दो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज्यादा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में बिकते हैं। आप इन दोनों को बेच सकते हो, राइट। बुक्स में कौन सी बुक सबसे ज्यादा बिकती है ऑनलाइन, जैसे रिच डैड पुअर डैड मैंने एक बुक देखी थी, उसके बाद सीक्रेट करके एक बुक, मतलब आपको पता होना चाहिए कि किस कैटेगरी में सबसे ज्यादा क्या बिकता है, आप उसको कहीं से सोर्स करके बेचना शुरू कर सकते हो। सो ये न्यू कैटेगरीज है, इनको भी आपने ध्यान में रख के ही अपने बिजनेस को ग्रो करना है। बाकी हाईएस्ट सेलिंग कैटेगरीज तो आपको पता ही है, अपैरल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप हाईएस्ट सेलिंग में जाना चाहते हैं तो इनमें भी जा सकते हैं। न्यू कैटेगरीज दोनों अपने आप में अलग चीजें होती हैं। न्यू कैटेगरी मतलब वहां पे ऑर्डर्स कम है लेकिन सेलर भी कम है। हाईएस्ट सेलिंग में वहां पे ऑर्डर्स बहुत ज्यादा है लेकिन फिर सेलर्स और कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, राइट। इस चीज को ध्यान में रख के आपने काम को स्टार्ट करना। अब मीशो पे बहुत सारी चीजें तो मैंने ये बता दी कि भी करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए। क्या चीजें नहीं करनी चाहिए जिससे बहुत बड़ा नुकसान से आप बच सकते हो। और मैंने देखा है बहुत सारे सेलर ये नुकसान झेल चुके हैं, उसके बाद वो मेरे पे आते हैं और तब उनको पता चलता है कि हाँ यार उनसे क्या गलती हुई थी। तो आपने जैसे देखा होगा जब भी आप मीशो पोर्टल ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का आपके पास पॉपअप आता है जहां पे वो बोलते हैं कि आप अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ले लो हमसे। और आज तक जितने भी लोगों ने अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस ली है, बिलीव मी, वो बिल्कुल भी हैप्पी नहीं रहे हैं। पेड सर्विस होती है ऑब्वियसली, और वो हैप्पी नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मीशो क्या करता है, मैंने खुद विजिट करा हुआ है मीशो का जो कॉल सेंटर होता है बेंगलोर में। तो वहां पे वो क्या करते हैं, नए बच्चों को रिक्रूट करते हैं जिनको सेल्स का एक्सपीरियंस होता है और उनको ट्रेनिंग देते हैं 7-8 दिन की, और फिर आपका अकाउंट मैनेजर बना देते हैं। आप खुद सोचो, ये बंदा 7-8 दिन से मीशो के बारे में जानना शुरू किया, क्या वो आपको ग्रोथ दिला सकता है? नहीं। लेकिन उसको कुछ पॉइंटर बताए गए हैं कि ऐड करवाओ, लिस्टिंग में ऑप्टिमाइजेशन कराओ, ये चीज बताओ, वो चीज वो आपको बता देगा और आपको महीने का पे करना पड़ेगा। यार वो चीज तो आप मेरे चैनल पे सारी वीडियो देख लो, आप खुद एक्सपर्ट बन जाओगे यार। मैं अपने चैनल को प्रमोट नहीं कर रहा हूं, बट ये लॉजिकल चीजें हैं ना, मैं आपको हमेशा सही चीजें गाइड करता हूं, राइट। तो सबसे पहले मीशो एड सर्विसेज, सॉरी मीशो ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, मीशो एड सर्विस, एड्स की भी सर्विस होती है मीशो की, जहां पे वो आपके एड्स को अपने तरीके से कस्टमाइज करते हैं। यार एड्स चलाना मैंने सिखा दिया है ना, तो उस तरीके से चलाना शुरू करो। कभी रिजल्ट आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन एक्सपेरिमेंट करोगे तो पता चलेगा। एड सर्विस कब तक लोगे? महीने का खर्चा अलग होगा। और प्लस मैं आपको एक डार्क सीक्रेट बता दूं, मीशो जहाँ पे उनका कॉल सेंटर होता है तो वहाँ पे जो भी उनके एड एक्सपर्ट होते हैं, वो एड एक्सपर्ट वगैरह तो कुछ भी नहीं होते।
उनको बस कुछ 2-3 चीजें बताई जाती है और उनको बोला जाता है कि आपका डेली का डीएल, वो अपनी भाषा में उनको डीएल बोलते हैं। डीएल मतलब डेली लोड। डेली लोड मतलब मान के चलो उन्होंने आपसे, आपने ये सर्विस ले रखी है, उन्होंने आपसे आज 1000 रुपए का ऐड चलवा दिया, तो 1000 रुपए उनका डीएल बन गया। तो उनका डेली का डीएल का टारगेट होता है कि भाई तुम्हारे पास 50 क्लाइंट है तो डेली का आपको 1 लाख का डीएल देना ही देना है। तो यार आप किसी के डीएल का हिस्सा बनने की बजाय आप अपना एडवर्टीजमेंट को खुद से कस्टमाइज करना शुरू करो। तो ये चीजें डोंट्स में आती है। मीशो एड सर्विस, मीशो अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस, मल्टीपल अकाउंट एंड कैटलॉग ऑफ सेम प्रोडक्ट। सेम प्रोडक्ट के मल्टीपल कैटलॉग नहीं बनाने हैं। मल्टीपल अकाउंट अगर आप बनाते हो, मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर मल्टीपल अकाउंट बना के बैठे रहते हैं और सेम कैटलॉग सब में डाल देते हैं। ऐसा नहीं करना है आपको। आप अगर मल्टीपल अकाउंट ओपन कर भी रहे हो तो कैटेगरी डिवाइड कर दो, इसमें ये कैटेगरी बेचूंगा, इसमें मल्टीपल अकाउंट भी चला सकते हो, नो इश्यू। और कैटलॉग तो बिल्कुल भी सेम प्रोडक्ट का नहीं डालना है, ब्लॉक भी हो सकता है, डुप्लीकेट कैटलॉग आ जाता है, तो इस चीज को डोंट्स में करना है। ऑटोमेट दी एड्स, एड्स को कभी भी ऑटोमेट नहीं करना है। आपके पास एड्स रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन आता है, वहां से आप अगर क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेट हो जाएगा, रेगुलर आपका पैसा कटते रहे। तो ऑटोमेट कहीं पर भी क्लिक करने से पहले देखना है कि वो लिखा क्या है, राइट। नेक्स्ट, बी इगोइस्टिक। इगोइस्टिक नहीं होना है। इगोइस्टिक का मतलब मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे सेलर इगोइस्टिक हो जाते हैं। इगोइस्टिक का मतलब है, मान के चलो आपका सेलर आपका प्रोडक्ट जो है, मान के चलो आप बेचते हो फोन कवर, एक स्पेसिफिक टाइप के आप फोन कवर बेचते हो, और वो फोन कवर लोएस्ट रेट में जो मीशो पे मिल रहा है वो मिल रहा है 99 का। आप बोलोगे यार 99 का बेच रहा है, मैं देखता हूँ इसकी मार्केट में खराब करता हूँ, मैं इसको 59 का बेच के देखता हूँ। आप 59 का बेचो, आपको नहीं पता आपको लॉस हो रहा है और आप अपने ईगो के चक्कर में किसी से कम प्रोडक्ट, किसी से कम रेट में बेचने के चक्कर में लॉस खा जाओगे। उसकी सेल तो डाउन होगी होगी, लेकिन आपकी सेल बढ़ने के बावजूद भी आप बहुत बड़ा लॉस खा लोगे, राइट। तो पहला इगोइस्टिक ये होता है। दूसरा इगोइस्टिक क्या होता है, आपने बहुत बड़ा मार्जिन रख लिया और अब भाई कुछ भी हो जाए मैं बेच के रहूंगा, चाहे किसी की भी सर्विस लेने पड़े, किसी से भी कंसल्टेंट रहने पड़े, चाहे ऋषि सर की जितनी क्लास लेनी पड़े, लेकिन इसको बेच के रहूंगा। अरे नहीं यार, प्रोडक्ट को अच्छे से मार्जिन कस्टमाइज नहीं करोगे तो ऋषि सर भी कुछ नहीं कर पाएंगे, सीधी बात। तो इगोइस्टिक तो कभी नहीं होना है। अकॉर्डिंग टू एल्गोरिदम, अकॉर्डिंग टू मार्केट प्लेस, एंड सबसे बड़ी चीज अकॉर्डिंग टू द कस्टमर बिहेवियर एंड डिमांड, आपको कन्वर्ट होना है, आपको अपने प्रोडक्ट को चेंज करना है। इस चीज का खास ख्याल रखना पड़ेगा आपको, राइट। आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी अधेरेंस हमेशा करनी। मीशो की पॉलिसी अधेरेंस पे मैं कंप्लीट वीडियो भी बना चुका हूं। पॉलिसी अधेरेंस का सीधा सा मतलब है ब्रीच मत करो, कैंसिलेशन मत करो, ये पॉलिसीज होती है। बहुत जल्दी जल्दी डिस्पैच करो, उसके बाद हॉलीडे ले रहे हो तो पहले से मार्क करके रखो, आउट ऑफ स्टॉक कम रखो। मतलब पॉलिसीज बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ पॉलिसीज होती है जिससे अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। जैसे आपने देखा होगा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पॉलिसीज। अगर किसी प्रोडक्ट पे किसी का राइट है, मतलब कॉपीराइट है या ट्रेडमार्क है, आप उसको बेच रहे हो तो कभी भी वो आपका प्रोडक्ट ब्लॉक कर सकता है। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट बेच रहे हो जो अलाउडिंग या बीड़ी, सिगरेट, दारू वगैरह वगैरह, बंदूक, मतलब ऐसी चीज है, तो आप बहुत जल्दी अकाउंट बंद भी हो सकता है। प्रोहिबिटेड चीजें हम इसको बोलते हैं, राइट। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं मीशो की कि ये बेचना चाहिए, ये नहीं बेचना चाहिए, इस कंडीशन में ऐसा होना चाहिए। वो पॉलिसीज को आपको हमेशा फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस ओपन मार्केट प्लेस है, हर किसी के लिए ओपन है मीशो, लेकिन है तो वो मार्केट प्लेस मीशो का, राइट तो उनके पास है ना सारे। आपके चाहे आज 1000 ऑर्डर आते हैं, कल वो आपका अकाउंट बंद कर सकते हैं, आप कुछ बोल भी नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि आपने टर्म्स एंड कंडीशन को अग्री किया है और ये इनकी पॉलिसी के खिलाफ है अगर आपने कुछ भी गलत किया तो, राइट। तो अगर आप ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो, वहां पे आसान भी है, लेकिन वहां पे फिर आपके राइट्स भी कम होते हैं, राइट्स ज्यादातर उनके पास रिजर्व होते हैं, राइट। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना। वीकली बिजनेस रिव्यू कितने लोग आप में से करते हैं? बहुत कम करते हैं। वीकली बिजनेस रिव्यू हम में से बहुत कम करते हैं। कस्टमर फीडबैक को एक अच्छे तरीके से नहीं समझ पाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, और उसका डायरेक्शन क्या देना चाह रहा है कस्टमर आपको ये नहीं समझ पाते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे सेलर्स को, वो क्या करते हैं, अपने रिटर्न टैब में जाते हैं, वहाँ पे शीट डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, कस्टमर का फीडबैक का ऑप्शन आता है, वहाँ पे देखते हैं भाई कोई भी फीडबैक कुछ खास नहीं है, बेचे जा रहे हैं, रिटर्न आ रहा है, गंदे रिव्यू आ रहे हैं, कुछ पता नहीं कहाँ क्या चल रहा है। आज से आप एक रूल बना लो, मुझे वीकली बायर पोर्टल पे जाके अपने प्रोडक्ट के नीचे के कमेंट्स पढ़ने हैं
और समझना है कि कस्टमर मेरे को क्या कहना चाह रहा है। कस्टमर इज द किंग, कस्टमर इज द गॉड एंड ही इज द जज ऑफ योर प्रोडक्ट। आपका प्रोडक्ट अच्छा है या नहीं, आपका प्रोडक्ट जिस रेट में आप बेच रहे हो उसके लायक है नहीं, ये कौन डिसाइड करेगा? ये मीशो डिसाइड नहीं करेगा, ये कस्टमर डिसाइड करेगा, और कस्टमर से एल्गोरिदम को पता चलेगा, राइट। जहां जैसे आप देखिए एक प्रोडक्ट है, उसके नीचे 3 कस्टमर हैं, उन्होंने अलग अलग रेटिंग करी है, इसने पुअर रेटिंग दी है, इसने एक्सीलेंट दी, इसने एक्सीलेंट दी। आप देखो कि मैक्सिमम किस तरीके के यहाँ पे आ रहे हैं रिव्यूज, क्योंकि रिव्यूज देने का टाइम किसी को नहीं है। जो दे रहा है वो टाइम निकाल के दे रहा है, इसका मतलब वो बोलना चाह रहा है, आपको कुछ बताना चाह रहा है, आप इसको कंसिडर में लो। लेकिन इससे पहले आप ये समझ लो कि किस किस टाइप के कस्टमर होते हैं मीशो पे। मीशो पे टोटल 5 टाइप के कस्टमर होते हैं। फर्स्ट बिगिनर, जिसने अभी अभी अकाउंट बनाया है, कुछ शॉपिंग करने के बाद लगभग 250 डायमंड्स मिलने के बाद वो लर्नर बनता है, कुछ पॉइंट्स मिलने के बाद वो ग्रेजुएट बनता है, पॉइंट्स ज्यादा इकट्ठा होने के बाद वो एक्सपर्ट बनता है, और 10,000 से ऊपर पॉइंट्स होने के बाद वो लेजेंड बनता है। मतलब जिसने जितनी ज्यादा शॉपिंग करी होगी वो उतना हायर लेवल में होगा। अब आप मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, एक ये कस्टमर है, इसने कमेंट किया है जो कि एक्सपर्ट है, इस यहां पर है। एक ये है, इसने पुअर लिखा है, ये लर्नर है। और एक ये एक्सीलेंट लिखा हुआ है, ये ग्रेजुएट है। आप इनमें से किसकी बात मानोगे? ऑब्वियसली जिस जो काफी टाइम से शॉपिंग करता हुआ आया है उसको पता है। तो कस्टमर के लेबल को देखकर भी आप इस चीज को अंदाजा लगा सकते हो कि आपके प्रोडक्ट में क्या खराबी है। अगर आपके प्रोडक्ट में आपको लग रहा खराबी है तो आप खुद से उसको चेक करो। अगर आप जहां से सोर्स कर रहे हो, जिस बंदे से ले रहे हो, वो बंदा भी चेंज आप कर सकते हो। आप कहीं और से लेने की कोशिश करो यार, आपकी रेटिंग रिव्यू से ही तो आगे बिजनेस प्रमोट होगा आपका। तो ये चीज आपको वीकली बेसिस पे करनी है। आगे बढ़ते हैं। 99 प्राइसिंग स्ट्रेटेजी हर जगह आप देखते हो, आप मॉल्स में जाते हो, आप बड़े बड़े शोरूम्स में जाते हो, आप देखते हो हर प्रोडक्ट का रेट 9 से खत्म होता है। 99, 299, 169, 159, 499। आपने ये स्ट्रेटेजी को फॉलो किया? नहीं किया तो क्यों नहीं किया यार? लास्ट का डिजिट 9 होना चाहिए और कोशिश करो कि लास्ट के 2 डिजिट 9 हो। चाहे फिर उसके लिए प्रोडक्ट रेट थोड़ा कम करना पड़े, चाहे उसके लिए फिर रेट थोड़ा बढ़ाना पड़े, लेकिन बायर साइकोलॉजी होती है कि वो अगर 299 है तो वो इसे 200 समझता है, और अगर ये 300 होता है, 1 रुपये भी ज्यादा होता है, तो ये 300 रुपये वो उसका माइंड में आता। इस चीज का आपको हमेशा ख्याल रखना है। अपनी प्राइसिंग हमेशा इसी तरीके से डिसाइड करनी है। और यहाँ पे एक सवाल भी आया था मेरे पास कि सर कई बार क्या होता है कि हम तो डिसाइड कर लेते हैं लेकिन मीशो हमारे प्राइस को ऊपर नीचे कर देता है। तो यार ये चीज पे आपका कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं होता है। आपके लगभग 10 से 20% प्रोडक्ट ऐसे जरूर होंगे जिनका आप जो रेट डिसाइड करोगे वो रेट बायर पोर्टल पे नहीं दिखेगा। बायर पोर्टल पे या तो उससे कम रेट दिख रहा होगा या तो उससे ज्यादा रेट दिख रहा होगा। तो ये चीज मीशो डिसाइड करती है। मीशो अपने तरफ से डिस्काउंट लगाता है या मीशो अपनी तरफ से उसका रेट बढ़ाता घटाता है, लेकिन आपका जो सेटलमेंट है वो सेम ही मिलेगा जो आपने रेट रखा हुआ है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। बट जो 90% प्रोडक्ट है उन पे वही रेट दिखेगा जो आप रखोगे। सेटलमेंट तो दोनों केस में आपको सेम ही मिलने वाला है, राइट। कई मुझे ये पूछते हैं सर जो डील्स होती है मीशो पे वो कैसे ऑप्ट इन करें। देखो यार, सेल्स तो आप ऑप्ट इन कर सकते हो, लेकिन जो डील्स चलती है, काउंट डाउन चलता है, वो भी मीशो अपने एंड से चलाता है। हमारे पास ऐसा कोई भी अभी भी ऑप्शन नहीं होता है जहां से हम डील में पार्टिसिपेट कर पाए। तो ये चीज भी मुझे आपको बतानी जरूरी थी। तो इस रूल को आप फॉलो करो टाइम टू टाइम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पॉइंट जो है ना वो मेरा पर्सनली बहुत ही फेवरेट पॉइंट है, और इसी पॉइंट को मैं बहुत सारे सेलर्स को कंसल्ट करता हूं। इसी पॉइंट से बहुत सारे सेलर बहुत बड़े सेलर बने हैं। कुछ टाइम पहले एक सेलर मेरे पास आए थे जो दूसरे ब्रांड्स के प्रोडक्ट बेचते थे, अलग अलग ब्रांड से प्रोडक्ट लेके आते थे। वो अपने आप में एक मैन्युफैक्चरर थे, लेकिन अलग अलग ब्रांड के प्रोडक्ट लेके आते थे, बेचते थे, और कई बार उनके प्रोडक्ट वो ब्रांड बंद भी कर देता था। कई दिन अच्छी सेल आती थी, कई दिन सेल 0 रहती थी। सो वहां से उनको चीजें समझ नहीं आई कि यार हो क्या रहा है, मैं स्केल कैसे करूं अपने बिजनेस को। वो मेरे पास आई, मैंने उनको एक चीज सजेस्ट करी कि सर आपके प्रोडक्ट में जो मिसिंग है वो है ब्रांड। आप टॉपिक पढ़िए यहाँ पे, सेल ब्रांड नॉट प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मत बेचो सर ब्रांड बेचो। ब्रांड का मतलब एडिडास, प्यूमा, नाइकी पे मत चले जाओ। ब्रांड का मतलब है चाहे आप जो भी प्रोडक्ट बेच रहे हो, मान के चलो एग्जांपल के लिए लेके चलते हैं, आप कोई टी शर्ट बेचने का काम कर रहे हो,
आप किसी मैन्युफैक्चरर से बनवाते हो, आप चाहो तो सीधा वैसे ही उसको ऑनलाइन डाल के बेच सकते हो, लेकिन आपने क्या करा, उसको एक ब्रांड नेम दे दिया, राइट। ब्रांड नेम आप अपने नाम से दे सकते हो, कुछ यूनिक नेम ट्राई कर सकते हो जिसका आप कल के टाइम पे ट्रेडमार्क भी ले सको, कुछ ऐसे ब्रांड का नाम सोचो। अब आप हर टी शर्ट में स्टार्टिंग में टाइटल में अपने ब्रांड का नाम डालो, फिर वही ब्रांड का नाम अपने फेसबुक पेज पे यूज करो, वही ब्रांड का नाम अपने इंस्टाग्राम पे, इधर उधर सब जगह यूज करो। अब कोई गूगल करेगा ना आपका ब्रांड, तो वहां पे आपके ब्रांड दिखेगा कि आपका ब्रांड कहाँ कहाँ सेल हो रहा है। इससे फायदा क्या होगा, आज आपके अगर 10 ऑर्डर हैं तो 10 लोग आपके ब्रांड को जान रहे हैं, आज आपके 20 ऑर्डर हैं तो 20 लोग आपके ऑर्डर को, आपके ब्रांड को जान रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, फिर क्वालिटी आपको अच्छी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज ब्रांड का नाम खराब ही होगा, अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं होगा। क्वालिटी अच्छी रखनी, क्वालिटी अच्छी का मतलब है आप एक रेंज पकड़ लो, या तो मुझे लेस देन 300 वाले प्रोडक्ट बेचने, टी शर्ट बेचने, या तो 300 to 500 वाले टी शर्ट बेचने, कैटेगरी पकड़ लो और फिर क्वालिटी भी उस तरीके की रखो, वेराइटी तो रखनी ही है। अब मान के चलो एक महीने में 3000 लोगों ने आपका प्रोडक्ट खरीदा। अब यहाँ पे दोनों सिनेरियो लेके चलते हैं, मान के चलिए आपने कोई भी ब्रांड नहीं रखा है, 3000 लोगों ने खरीदा, 3000 लोगों का आपको प्रॉफिट आ गया, लेकिन इससे आगे फ्यूचर के लिए कोई आपका फायदा हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। फ्यूचर के लिए फायदा कब होता है, जब 3000 लोग आपके प्रोडक्ट को खरीदते, उस पर एक ब्रांड नेम लिखा होता, उनको वो ब्रांड नेम याद रहता और अगली बार वो डायरेक्ट उसी ब्रांड नेम को सर्च करके अदर मार्केट प्लेस पे भी आपका प्रोडक्ट परचेज करेंगे। आज आप मीशो पे बेच रहे हो, आपने आज तक मान के चलो 3000 ऑर्डर प्रोसेस कर दिए, या कुछ नहीं चलो 100 ऑर्डर प्रोसेस कर दिए। इन 100 ऑर्डर प्रोसेस करने का आपको फ्यूचर में कोई फायदा होने वाला है? अभी सोचो, हो रहा है? अगर नहीं हो रहा है तो फायदा होना चाहिए। कैसे होगा? आपका अगर ब्रांड नेम 100 लोगों के पास गया तो 100 लोगों को आपका ब्रांड याद, मान के जो 100 को चलो नहीं भी होता है, 10 लोगों को तो याद रहेगा। और आपने क्वालिटी अगर अच्छी दी, प्राइसिंग अच्छी दी, तो अब मान के चलो आज मीशो है, आज मीशो चल रहा है, कल के टाइम में मीशो की जगह में हो सकता है कोई और मार्केट प्लेस आ जाए। बहुत सारे नए मार्केट प्लेस आ रहे हैं, शॉपर आ रहा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे मार्केट प्लेसेस आ रहे हैं। तो वहां पे कस्टमर, वहां पे आपको जीरो से काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां पे कस्टमर डायरेक्ट जाके आपके ब्रांड को सर्च करेगा कि भाई इस ब्रांड का प्रोडक्ट अवेलेबल है यहाँ पे। प्यूमा, नाइकी, एडिडास, ये इनको बताना नहीं पड़ता कि अब हम इस प्रोडक्ट इस पोर्टल पे भी सेल कर रहे हैं, इस पोर्टल, लोग सीधे जाते हैं नाइका पे सर्च कर लेते हैं, लोग सीधे जाते हैं मिंत्रा पे सर्च कर लेते हैं। ब्रांड बिल्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड। ब्रांड बिल्डिंग, कोई बड़ा ब्रांड की जरूरत नहीं, शुरू में कुछ भी लेने की जरूरत नहीं, बस ब्रांड का नाम रख दो, धीरे धीरे सेल होती है, पैसा आता है आपके पास, ट्रेडमार्क ले लो, धीरे धीरे पैसा आता है, आप कॉपीराइट कर लो, आपका एक ब्रांड जिस दिन बन जाएगा, आप ऑनलाइन के बाद उसे ऑफलाइन लॉन्च करो, आप उसे अदर सोशल मीडिया मार्केट्स पे वायरल करो। सो ब्रांड्स बहुत ज्यादा जरूरी है। सेल ब्रांड नॉट प्रोडक्ट। जिस रेट में आप आज प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसी रेट में अगर आप ब्रांड सेल कर सकते हो तो दिक्कत क्या है यार? स्टार्ट सेलिंग ब्रांड। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया एंड वेबसाइट्स। आप में से हर एक बंदा आज के टाइम पे रील्स देखता होगा, शॉर्ट्स देखते होंगे, फेसबुक शॉर्ट्स हो गए, यूट्यूब शॉर्ट्स हो गए, बट क्या हमने इसको अपने बिजनेस के लिए यूज किया? नहीं। करिए। फोन हमेशा आपके पास रहता है, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को पैक कर रहे हैं, जब भी आप अपने प्रोडक्ट का रिटर्न आ रहा है, जब भी आपके प्रोडक्ट को आप नई नई स्टॉक लेके आ रहे हो, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को डिस्पैच कर रहे हो, जब भी आप अपने प्रोडक्ट को ओपन कर रहे हो, आप अपने प्रोडक्ट की नई नई वेराइटी इंट्रोड्यूस कर रहे हो, आप उसकी शॉर्ट वीडियो बनाओ डालो, वीडियो बनाओ डालो। अभी रिसेंटली मैं एक चैनल देख रहा था, एक लेडी थी, लड़की थी, वो अपनी शॉप में अलग अलग वेराइटी दिखा रही थी और लोग वहां से उसको ऑर्डर प्लेस कर रहे थे। अगेन यहाँ पे आपने ब्रांड का नाम तो रख लिया, लेकिन अब आपको उसको सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी पड़ेगी उसकी, चाहे फिर किसी एजेंसी से करवानी पड़े, लेकिन आज के टाइम में सोशल मीडिया मार्केटिंग इज मस्ट। वहीं से आपको लीड्स आएंगे। अब आप मान के चलो, अब आप दो तरीके से फिर उनको डिस्पैच कर सकते हो। मान के चलो आपने किसी ने आपका फोटो देखा इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट का, उसको पसंद आया, उसने बोला भाई मैं इसको कैसे खरीद सकता हूँ, आप उसको मीशो की लिंक दो और वो वहां से खरीद लेगा, उसके पास प्रोडक्ट चला जाएगा। या आप अपनी एक वेबसाइट बनाओ, आप वेबसाइट पे रीडायरेक्ट करो, या आप उसका डायरेक्ट ऑर्डर लो और किसी कुरियर पार्टनर के साथ टाई अप करो। आज के टाइम पे कुरियर पार्टनर भागते फिरते हैं मार्केट में टाई अप करने के लिए शॉपकीपर्स से या मैन्युफैक्चरर से या डिस्ट्रीब्यूटर से।
आप गूगल पे सर्च करोगे, शिप रॉकेट है, एक निम्बस करके भी है, और भी बहुत सारे नए नए कुरियर कंपनीज हैं जो अदर मतलब बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को ढूंढ रही है जो उनके थ्रू अपना प्रोडक्ट डिस्पैच करे। तो आप उनको पकड़ो। ऑफलाइन भी अपना बिजनेस इस तरीके से एक्सपेंड करो, ऑनलाइन सोशल मीडिया से भी ऑर्डर लो, मीशो से भी ऑर्डर लो, अदर मार्केट प्लेसेस से भी ऑर्डर लो। दिन के जब तक 500,000 ऑर्डर प्रोसेस ना कर दो यार, तब तक तो बिजनेस थोड़ी कर रहे हैं हम, तब तक तो बस सब कर रहे हैं तो हम भी बेच रहे हैं वाला सिस्टम हो जाता है। सो यूज सोशल मीडिया। वेबसाइट बनाना चाहो तो बना सकते हो, वेबसाइट आप शॉपसी से बना सकते हो, वेबसाइट आप किसी बंदे से डिजाइन कराना चाहो वहां करवा सकते हो, एक दुकान करके ऐप है आप वहां से बना सकते हो, बहुत सारी जगह है। बट वेबसाइट नहीं भी बनाते हो तब भी चलेगा, खर्चा नहीं करना, लेकिन सोशल मीडिया पे तो सब कुछ इजी है ना, वहां से करो, राइट। बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत मीशो एल्गोरिदम को समझते हैं। मीशो एल्गोरिदम के बहुत सारे पॉइंट्स हमने क्लियर कर लिए हैं, बट अभी भी आपको कई बार ये समझ आता होगा कि यार ये प्रोडक्ट रैंक क्यों कर रहा है, ये प्रोडक्ट रैंक क्यों नहीं कर रहा है, ये प्रोडक्ट क्यों हमेशा टॉप में रहता है, ये प्रोडक्ट हमेशा क्यों बॉटम में रहता है, फ्रंट पेज में कौन से प्रोडक्ट आते हैं, नीचे कौन से प्रोडक्ट आते हैं। तो मीशो का जो एल्गोरिदम होता है, जो मशीन होती है, वो प्रोडक्ट की रैंकिंग किस तरीके से करती है, मैं आपको थोड़ा वो डिस्क्लोज कर दूं। सबसे पहले देखे जाते हैं इस प्रोडक्ट के रिटर्न्स कितने आ रहे हैं एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स इन द सेम कैटेगरी। अगर उसके रिटर्न्स परसेंटेज कम है तो उसको बहुत हाई रैंक किया जाता है। क्यों? क्योंकि आप मीशो, अपने आप को मीशो समझो एक बार के लिए, मीशो क्या चाहेगा, रिटर्न ज्यादा आए या कम आए? ऑब्वियसली मीशो चाहेगा रिटर्न्स कम से कम आए। क्यों? रिटर्न ज्यादा आते हैं तो मीशो को क्या क्या नुकसान है वो समझो। सबसे पहले मीशो का एक बायर भाग गया, क्यों? क्योंकि उसको अच्छा प्रोडक्ट नहीं मिला, रिटर्न हो गया। दूसरा, मीशो को रिवर्स शिपिंग चार्ज भी देना पड़ा, रिवर्स शिपिंग चार्ज सेलर से लेकर आया, सेलर भी दुखी हुआ। तो मीशो का रिटर्न की वजह से बायर भी गया, सेलर भी गया, अपना भी नुकसान हुआ, टाइम वेस्ट भी हुआ, राइट। तो रिटर्न्स मीशो के लिए मीशो के हर मार्केट प्लेस के लिए रिटर्न सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जितने कम रिटर्न होंगे जिस प्रोडक्ट के, उतनी ज्यादा रैंकिंग करेगा। नेक्स्ट आती है रेटिंग। इस प्रोडक्ट पे कितने रेटिंग्स हैं? जितनी ज्यादा रेटिंग उतनी अच्छी रैंकिंग, जितनी ज्यादा पॉजिटिव रेटिंग उतनी ज्यादा रैंकिंग। क्यों? सीधी सी बात है ना, मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है? जिसके बारे में ज्यादा लोग बात कर रहे होते हैं। अगर किसी में रेटिंग मिल रही है तो इसका मतलब उसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और पॉजिटिव खबर मिल रही तो और बढ़िया। नेक्स्ट आती है सर्विस में, कि उसकी डिलीवरी कितनी फास्ट हो रही है, राइट। कई बार तो ऐसा भी होता है कि मान के चलो आप सूरत से बेच रहे हो तो नॉर्थ एरिया में आपका प्रोडक्ट ज्यादा रैंक करेगा, साउथ एरिया में आपका प्रोडक्ट थोड़ा कम रैंक करेगा। आप दिल्ली से बेच रहे हो, ईस्ट में आपका प्रोडक्ट थोड़ा कम रैंक करेगा, क्योंकि दिल्ली से ईस्ट में जाने में प्रोडक्ट को टाइम लगेगा, लेकिन दिल्ली से नॉर्थ में जाने में टाइम नहीं लगेगा। तो वहां पे सर्विस भी बहुत ज्यादा मैटर करती है। कितना आप डिस्पैच कर रहे हो, कितने ब्रीचेस कर रहे हो, कितने कैंसिलेशन आपने करे, कितने आप हॉलीडे ले रहे हो, ये सब मैटर करता है। सर्विस काउंट होती है थर्ड नंबर पे। एंड फोर्थ नंबर पे प्राइसिंग काउंट होती है, आपका कितना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है, कितना लो प्राइसिंग नहीं, कितना कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग है। आप देखोगे, अगर आप अभी जाके शर्ट चेक करोगे ना मीशो पे, तो कुछ बहुत हाई प्राइस वाले ऊपर आ रहे होंगे, लो प्राइस वाले नीचे आ रहे होंगे। तो ये चीज तो क्लियर है कि लो प्राइस करके आप ऊपर नहीं ला सकते हो। हाँ, थोड़ा बहुत रैंकिंग इंप्रूव कर सकते हो, बट लो प्राइसिंग नहीं, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग मांगता है मीशो, राइट। इस चीज का भी आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। रिकंसिलिएशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ऑनलाइन मार्केट प्लेस पे। अभी के टाइम पे अगर मैं स्पेसिफिकली मीशो की बात करूं तो एक दो चीजें आज भी मुझे चुभती हैं मीशो पे, जो मुझे लगता है इंप्रूव करना चाहिए मीशो को। पहली चीज, सपोर्ट जो है वो काफी वीक होता जा रहा है, कॉल्स वगैरह बहुत कम आती हैं, जो सेलर हैं उसकी क्वेरीज सॉल्व नहीं हो पाती हैं। दूसरा, रिटर्न्स का जो है उस पर काम तो हो ही रहा है ऑब्वियसली, बट उसको और इम्प्रूव करने की जरूरत है। और तीसरा, रिकंसिलिएशन। एट द एंड ऑफ द मंथ सेलर को पता तो चले मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है। मैं आपको एक डेटा देता हूं, शायद आप उस डेटा से रिलेट कर पाओगे, शायद आपको उस डेटा को देख के थोड़ा बहुत धक्का भी लगे। बट आज भी ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस पे, ऑनलाइन मतलब ओपन मार्केट प्लेस पे, आज भी 60 to 70% जो सेलर हैं वो लॉस में बेच रहे हैं। और लॉस में बेच क्यों रहे हैं फिर वो? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं लॉस में जा रहा हूं। और ऐसा क्यों नहीं पता चल पा रहा है?
क्यों? क्योंकि हर दिन आप मान के चलो 50 ऑर्डर डिस्पैच कर रहे हो, 50 ऑर्डर का 14 12 13 14 15 मतलब जितने भी दिन है, जितना भी टाइम लिमिट है आपका, उसके बाद आपका क्या आ रहा है, पेमेंट आ रहा है। पेमेंट में कुछ रिटर्न हो जा रहे हैं, कुछ माइनस भी हो रहा है, कुछ आपके रिटर्न आ रहे हैं, वहां से डिडक्शन हो रहा है। एट द एंड ऑफ द मंथ आपको एक चीज समझ ही नहीं आती कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। बस एक मनी सर्कुलेशन बना हुआ है, पैसा हर दिन आ रहा है, हर दूसरे दिन आ ही जाता है। 10,000 12,000 15,000 उसमें आप कुछ प्रोडक्ट पे लगा देते हो, कुछ अपना रख लेते हो, लेकिन आपको ये समझ नहीं आता कि इस महीने प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ, इस क्वार्टर प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ। प्रॉफिट लॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस में। अब इसके लिए आपके पास 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो ये है, आप हर एक ऑर्डर का, ऑब्वियसली आप जब ऑर्डर डिस्पैच करते हो तो उसका मैनिफेस्ट होता है, वो आप अपने पास रखो, ऑर्डर लिस्ट अपने पास रखो, और महीने के एंड में देखो कि इन ऑर्डर लिस्ट में से कितनों की पेमेंट आ चुकी है और किसकी नहीं आई है। राइट, आप क्या कर सकते हो, ऑर्डर लिस्ट में सब ऑर्डर नंबर या ऑर्डर नंबर से पेमेंट टैब में जाके आप उसको सर्च कर सकते हो और उसकी पेमेंट चेक कर सकते हो। ये तो एक फ्री तरीका है। दूसरा एक पेड तरीका है कि आप अपने पास एक ऐसा अकाउंटेंट रखो जो आपके सारी चीजों का डिटेल्स रखे, जिसको पता हो कि भाई रिकंसिलिएशन कैसे होती है, कैसे मैचिंग होती है, टोटल सेटलमेंट क्या है, कितना मिला कितना नहीं मिला, ये सारी चीजें। और तीसरा मैं आपको एक सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा। आज तक मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के साथ काम किया है, चाहे वो राउंड टेप हो, रिगन कॉमर्स हो, बहुत सारे हैं, बट उसमें से जो ऑर्डर कैलसी है स्पेशली फॉर मीशो, ये मुझे काफ़ी पसंद आया, तो मैं ये ज़रूर रेफ़र करूँगा आपको कि आप इसको ट्राई कर सकते हो। 7 डेज़ फ्री ट्रायल होता है। मैं इस पर पूरा एक डेमो वीडियो भी बना दूंगा जिसमें मैं एक एक चीज़ समझाऊंगा। बाकी आप फिलहाल के लिए जस्ट एन अकाउंट क्रिएट करके अपना काम शुरू कर सकते हो। अकाउंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं, जस्ट मैं आपको एक फॉर्म दूंगा, वो फॉर्म आप फिल कर लीजिए, आपको कॉल्स आ जाएगी और आप अपना इस पर ऑनबोर्डिंग कर सकते हो। बहुत ही कम रेट में ये आपको सारे काम करके देगा, जिससे बहुत सारे पैसे आपके बच सकते हैं। आप देख सकते हैं टोटल प्रॉफिट एंड लॉस एवरीथिंग यहाँ पे आपको शो हो जाता है। इसके साथ साथ रिटर्न्स कौन से आए कौन से नहीं आए वो चीज़ें भी आपको वहाँ पे दिख जाती है। तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मेरे हिसाब से है। और इस चीज़ का अभी मैं डेमो नहीं दे पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसके लिए डेमो के लिए मैं एक अलग सी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, आप उस पर डेमो जाके देख सकते हो। बाकी फॉर्म मैं आपको भेज दूँगा। आगे बढ़ते हैं, फ्यूचर ऑफ मीशो एंड ऑनलाइन सेलिंग पे बात करते हैं। अब हमने सारा पैसा लगाया माल लेने पे, उसके बाद हमने वर्किंग अच्छे से करनी शुरू भी कर दी, सारे पॉइंट्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट करने भी शुरू कर दिए। बट अब जो बात आती है कि यार काम करना शुरू कर दिया, सब कुछ छोड़ के लग तो गए हैं। ऑब्वियसली एक टाइम पे अगर अच्छे से वर्किंग हुई तो बिजनेस ग्रो होगा, एक्सपेंड बहुत ज़्यादा होगा, अच्छे ऑर्डर्स भी आएंगे। बट सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि जिस मार्केट प्लेस में मैं काम कर रहा हूँ उसका फ्यूचर क्या है। जैसे आपने रिसेंटली देखा होगा शॉपी मार्केट प्लेस था, वहाँ पे सेलर ने बहुत प्लानिंग के साथ बहुत सारी ट्रांजेक्शन करी थी, बहुत सारे ऑर्डर प्लेस करे थे। बट हर मार्केट प्लेस में कुछ पैसा होल्ड रहता है, और वो पैसा जो होल्ड रहता है वो अगर मार्केट प्लेस पे भरोसा नहीं है तो लोग वहाँ पर ऑब्वियसली वो पैसा जो होल्ड है वो आपके लिए रिस्क है। आज भी मीशो पे बहुत कम लोग बिलीव करते हैं, बट आज आपको अगर मीशो पे डेडिकेटेड होके काम करना है तो आपको फ्यूचर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इसका। तो आप देख सकते हैं एक कटिंग में आपके लिए लेके आया हूँ, न्यूज़पेपर कटिंग। यहाँ पे ये ओनर है हमारे मीशो के, विदित अत्रेया, जो कि को फाउंडर एंड CEO हैं मीशो के। इन्होंने अभी के टाइम पे ऑब्वियसली फेसबुक से ये इन्वेस्टमेंट ले चुके हैं और गूगल से भी बात चल रही है इन्वेस्टमेंट लेने की। आप खुद सोचो जितने बड़े बड़े जो टेक जाइंट हैं, फेसबुक गूगल को कौन नहीं जानता, वो अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी मार्केट प्लेस पे तो ऑब्वियसली उसका विजन उनको समझ में आया होगा। स्पेशली अगर मैं फेसबुक की बात करूं तो जब पूछा गया कि आपने, क्योंकि इंडिया की पहली कंपनी है मीशो जिसपे फेसबुक ने इन्वेस्ट किया है, तो जब पूछा गया तो उनका जवाब एक था कि मीशो पहला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सोशल कॉमर्स पे ध्यान दिया जा रहा है। मतलब जितने भी आपके सोशली फ्रेंड्स हैं, सोशल, जैसे मीशो पे रीसेलिंग बहुत ज़्यादा होती थी एक टाइम पे, अभी तो चलो डायरेक्ट D2C हो गया है, B2C प्लेटफॉर्म हो चुका है। सो कहीं ना कहीं जब फेसबुक ने इसमें इन्वेस्ट किया तो बहुत सारे लोगों का बिलीव बना, और मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इस चीज़ के फेवर में हूँ कि आने वाले टाइम पे मीशो लीडर होगा मार्केट का, फ्लिपकार्ट अमेजोन जैसे मार्केट प्लेसेस को भी डोमिनेट कर रहा होगा। और वो आपने अपने सामने देखा है, सेलर्स जो हैं वो क्या प्रेफर करते हैं और बायर क्या प्रेफर कर रहे हैं।
राइट। तो इस चीज को लेते हुए कुछ जो कमिटमेंट्स करी हैं विदित अत्रेय जी ने, वो मैं आपको बताता हूँ। इनके पास सबसे पहले इनका बोलना है कि हमारे पास 800 मिलियन से ऊपर कैश है। ऑब्वियसली बहुत सारे मार्केट में बहुत सारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं उन्होंने इस पे इन्वेस्ट किया, जिससे हम जियो मार्ट, टाटा, बिग बास्केट, अमेजॉन, ग्रोफर जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज को कम्पीट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनीज है और कई सालों से चल रही है। इनके पीछे बहुत बड़े बड़े लीडर है, बहुत बड़े बड़े बिजनेस ओनर है, राइट। नेक्स्ट, मोनेटाइजेशन ऑफ ऐप थ्रू एडवर्टीजमेंट नॉट थ्रू कमीशन। तो इनका बोलना है कि हम कमीशन नहीं लेंगे सेलर से, लेकिन मोनेटाइजेशन जरूर करेंगे अपने प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट के थ्रू। तो लेट्स सी, वो तो चलो क्या होता है वो आगे की बात है, बट ऑब्वियसली सेलर फ्रेंडली काफी बनाया है मीशो को, ये मेरा मानना है। आने वाले टाइम पे कुछ कैटेगरीज लाइक डिलीवरी ऑफ ग्रोसरीज एंड ऑल, इन चीजों में ये लोग काम करने वाले हैं। विल गो टू 200+ नॉन टियर 1 सिटीज इन फर्स्ट ईयर ऑफ इट्स ग्रोसरी ऑफरिंग्स वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीजें इसमें चल रही है। और मीशो जैसा आपने देखा होगा कि टियर 1, टियर 2, टियर 3 सिटीज में सबसे ज्यादा फेमस है, क्योंकि वहां पे बायर जो है उनको कम रेट में बहुत अच्छा प्रोडक्ट चाहिए, तो ऑब्वियसली वहां पे ज्यादा फेमस है। एम्स फॉर 100 मिलियन कस्टमर अ मंथ। इनका जो एम है कि 100 मिलियन से ऊपर कस्टमर अ मंथ में आने चाहिए, जो कि अभी के टाइम में 50 मिलियन के आसपास है, 48 मिलियंस के आसपास है। प्लस इनका जो एम है वो ये है कि अभी हमने आउट ऑफ इंडिया भी एक्सपेंड करना है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पे आप इंडिया में रह के अपने ब्रांड को ऑल ओवर द वर्ल्ड भी सेल कर रही हो। सो बिलीव मी गाइस, दिस इज द टाइम। आने वाले टाइम में बहुत सारे और सेलर, बहुत सारे और बायर्स जुड़ने वाले हैं मीशो से, दैट दिस इज द टाइम जहां पे आप स्टेप लेके आगे काम कर सकते हो। अगर मैं बात करूं कस्टमर फ्रेंडली की, तो मीशो बहुत ज्यादा कस्टमर फ्रेंडली है। आपने देखा भी होगा 2020 में जहां 3.1 मिलियन कस्टमर थे, वहां अभी 2021 का जो डेटा है वो है 19.6 मिलियन का। आप रेस देख सकते हो कितना, और अभी ये 2022 में 50 लाख के आसपास जा चुका है। तो टोटली इंक्लाइंड है, बहुत अच्छा कर्व चल रहा है। कस्टमर बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। और कस्टमर क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि सेलर खुश है, सेलर को कमीशन नहीं लग रहा है, वो थोड़ा सस्ता रख रहा है। लोगों को फ्लिपकार्ट पे वो प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, लेकिन खरीद लोग मीशो से रहे हैं। तो ऑब्वियसली आपको भी उस तरीके से चलना पड़ेगा। कस्टमर फ्रेंडली है तो ऑब्वियसली चलेगा। प्लस ई कॉमर्स, इंडिया में ई कॉमर्स का फ्यूचर भी समझना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ आप मीशो पे सेल नहीं कर रहे हो, मीशो जिस सेक्टर में है उस पे सेल कर रहे हो आप। इसके साथ साथ वेबसाइट के थ्रू, आप इसके साथ साथ यूट्यूब के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, हर जगह से सेल कर रहे हो। दिस इज कॉल्ड ई कॉमर्स बिजनेस, जनरेटिंग सेल्स थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। आप ये चीज कर रहे हो, तो इसका फ्यूचर भी समझना जरूरी है। एंड ऑब्वियसली इसके फ्यूचर को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। 2017 में जहां अपना जो टर्नओवर था वो कुछ इस तरीके का था, 2 ट्रिलियन के आसपास, वो अभी के टाइम में 2025 का अगर जो डेटा है वो 8 से 9 ट्रिलियन का है, ट्रिलियन रुपीस का है। ऑर्डर ग्रोथ आप देख सकते हो कितने परसेंटेज ऊपर जा रहा है ईयर टू ईयर। और ये क्यों जा रहा है? क्योंकि जनरल सी चीज है। आपको कब ऑनलाइन मार्केटप्लेस के बारे में पता चला? आपको भी तो काफी लेट पता चला ना, आपसे पहले भी तो लोग सेल करते थे। अब आपको पता चल गया, आपने अपने बच्चों को बता दिया, फिर आपके दोस्तों को पता चल गया, वहां से धीरे धीरे सबको पता चल रहा है। एक टाइम था जब इंडिया में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करने से डरते थे, बोलते थे यार फेक आ जाता है, उसमें पत्थर आ जाता है, उसमें ये आ जाता है, वो आ जाता है। जब कैश ऑन डिलीवरी आई, जब इजी रिटर्न आया, तो अब तो सब लोग फैन हो गए हैं ऑनलाइन सेलिंग के। लोग जो भी ऑफलाइन लेते हैं सबसे पहले उसका रेट ऑनलाइन पता करते हैं। सो दिस इज द हाई टाइम जहां पे हम ऑनलाइन सेलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। एंड स्टार्टिंग विद मीशो इज वन ऑफ द, मैं बेस्ट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू एंटर इन द ई कॉमर्स बिजनेस, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। अगर जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हैं, वन बाय वन हम डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड इसके अलावा हो सकता है बहुत सारे लोगों के डाउट्स रह जाएं, तो आप मुझे डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे, आपने मुझे फॉलो करा ही होगा, वहाँ पे आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। ऋषि.e-commerce आप लिखोगे तो आपको मैं इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। वहाँ पे मैं रेगुलर आपके क्वेश्चंस के जवाब देते रहता हूँ। बाकी यूट्यूब पे आप इतने क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ से मुझे टॉपिक भी मिल जाता है। बड़ा टॉपिक रहता है मैं वीडियो बना लेता हूँ, और छोटा टॉपिक रहता है तो मैं डायरेक्टली कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, या अपने इंस्टाग्राम के थ्रू रिप्लाई कर देता हूँ। सो आई होप ये आपको जो सेशन था, मीशो सेल्स सेशन, पसंद आया होगा। आप इसको इंप्लीमेंट करेंगे, और आप में से बिलीव मी अगर 10 लोग भी कुछ बेहतर कर गए आने वाले 6 महीने में, तो मेरे लिए ये वर्थ इट होगा।
मुझे कई लोगों ने बोला था सर ये पेड क्यों है, तो मैं सीधी सी बात बोलता हूँ, फ्री की लोगों को वैल्यू नहीं होती है। फ्री में मैंने बहुत कंटेंट दिया है, बहुत, आज मेरे यूट्यूब चैनल पे मोर देन 150-160 वीडियोस हैं, ऑल टोटल फ्री। बट कुछ चीजें जो यूट्यूब पे डिस्कस नहीं कर सकते, जो प्रीमियम है, वो चीजें मैंने यहाँ पे डिलीवर करी है। आई होप आपको यहाँ से एक डायरेक्शन मिली होगी, ट्रिक्स मिले होंगे, आप इनको इम्प्लीमेंट करोगे और अपने बिजनेस को ग्रो करोगे। अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर राउंड।